बेटा देखो, चैप्टर पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर का 2 सेगमेंट होता है। फर्स्ट सेगमेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे सेगमेंट में फोर्स और टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, फोर्स के बारे में पढ़ा चुका हूं मैं। 2 तरीके के फोर्स पढ़ाए हैं, एक चार्ज पार्टिकल पर और एक फोर्स पढ़ाया है करंट कैरिंग वायर पर। फिर उसी का इस्तेमाल करके 2 पैरेलल वायर पे कितना फोर्स लगेगा वो भी बताया है, ठीक है ना। उसके बाद बताया था एक लूप के ऊपर फोर्स कितना लगेगा और टॉर्क कितना लगेगा, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो बेटा सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NIA n नंबर ऑफ टर्न होता है, I जो होता है करंट और A होता है बेटा एरिया, ठीक है ना बेटा। इसी से हमने टॉर्क का फॉर्मूला निकाला था, वेक्टर फॉर्म में निकल के आया था m क्रॉस b, लिखना है वेक्टर फॉर्म में m क्रॉस b, स्केलर फॉर्म में निकल के आया था mb साइन थीटा। बेटा हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड b, ये बात आपको याद रहे, थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड b। बेटा m और b के बीच में एंगल क्या होता है, थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट आपको पता है। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, R परपेंडिकुलर इंटू F बताए थे। तो बेटा R परपेंडिकुलर क्या है, मीटर, और F क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो इसका फॉर्मूला हो जाए, इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को कुछ और भी कहते हैं, न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल। अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी करोगे तो न्यूटन मीटर आएगा ना। तो टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर और जूल, याद रखना। टॉर्क का जो डायमेंशन है, टॉर्क का जो डायमेंशन या यूनिट है वो वर्क से भी मैच करता है और एनर्जी से भी मैच करता है। बच्चों टॉर्क का यूनिट कभी जूल में लिखा हो तो सरप्राइज मत हो जाना, टॉर्क जूल में हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन टॉर्क एनर्जी नहीं है, बस उसका यूनिट जूल आ रहा है, ठीक है। तो टॉर्क का यूनिट जूल हो सकता है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टॉर्क एनर्जी है। टॉर्क इज द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये सबको क्लियर है, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ। यूनिट याद रखना जरूरी है बच्चों। कई बार अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करें तो यूनिट आप जरूर लिखें। जैसे आपको क्वेश्चन में टॉर्क कैलकुलेट करना है तो यूनिट लिखें न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों ही चलेगा, न्यूटन मीटर या जूल। बच्चों इसमें एक चीज होता है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जैसे देखो इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइप का होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम सर बता रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, शायद होगा ना उसमें, सेल वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो होगा ना थोड़ा सा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे कौन से इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना। बहुत तरीके का इक्विलिब्रियम हो सकता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। तो बेटा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तभी माना जाता है जब नेट फोर्स 0 हो एंड बेटा दोनों एक साथ होना चाहिए, नेट टॉर्क भी क्या हो, 0, ठीक है बेटा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हम तब मानते हैं जब नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों बेटा क्या हो, 0 हो, तब हम इसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मानते हैं। बेटा जब एक लूप को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एफ नेट क्या होता है, हमेशा 0 होता है, लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो यानी टाउ नेट जब 0 होगा तो टाउ नेट 0 कब होगा बेटा, ये जो टॉर्क है, नेट टॉर्क है, ये 0 कब होगा, जब बेटा थीटा के 2 वैल्यू पे 0 होगा। बोलो कौन कौन से वैल्यू पे, 0 और 180 पे। तो बेटा इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो इसको कहते हैं बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन इसका एक नाम भी है, याद रखो। थीटा की वैल्यू जब 0 आएगी तो इक्विलिब्रियम तो आएगा, क्योंकि एफ नेट तो हमेशा 0 है,
थीटा 0 रखोगे बेटा टाउ नेट 0 हो जाएगा। जब टाउ नेट 0 होगा तो इक्विलिब्रियम आएगा। समझ में आया? ऐसे इक्विलिब्रियम का नाम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री है उस समय भी इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि उस समय भी टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? 0। और बेटा एफ नेट हमेशा 0 है, तो इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा ये सब फ्री के मार्क्स होते हैं, ये आप याद रखेंगे कि कंडीशन आपसे पूछे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है तो हालांकि पीछे बता चुके हैं लेकिन दोबारा आपको बता रहे हैं। देखो बेटा, अगर मान लो कोई मैंने ये मैग्नेट ले लिया, इधर ध्यान दो बेटा, ये मैग्नेट मैंने लिया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का साउथ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा? एम का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये बी का डायरेक्शन है। तो बेटा जब इनके बीच में एंगल थीटा 0 बनेगा, 0 बनेगा मतलब ये ऐसे अलाइन होंगे। ध्यान से देखो इधर सब लोग, ऐसे अलाइन होगा। तो बेटा ऐसे जब अलाइन होगा तो एम भी ऐसे होगा और बी भी ऐसे होगा। तो इस समय थीटा कितना है? 0। तो इसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी कितना है बच्चों? 0। अब इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? तो सुनो बेटा, स्टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर यहां से आप इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कराओगे, जैसे बेटा मान लो मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस करा दिया, यहां से इसको ऐसे डिस्प्लेस करा दिया, तो जब मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस कराऊंगा तो नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगता है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और साउथ पोल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बेटा समझो, लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा समझने पर ध्यान दो। बेटा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मैं आपको बता रहा हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ना तो ये घूम रहा होगा ना तो आगे जा रहा होगा, रुका होगा, क्योंकि नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी क्या है? 0 है। अगर आप इसको यहां से ऐसे रोटेट कराओ, स्टेबल को चेक करने के लिए बता रहा हूँ क्या मतलब होता है स्टेबल का। अब अगर आप यहां से इसको रोटेट कराओगे, तो मैंने मान लो जबरदस्ती इसको रोटेट करा दिया, तो रोटेट कराने के बाद नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लगेगा, साउथ पोल पे इधर, तो ये दोनों फोर्स इसको खींच के वापस अपनी जगह पे ले जाना चाह रहे हैं कि नहीं? फील करो, ये वापस अपनी जगह पे जाना चाह रहा है। जैसे ये ऐसे था, इसको मैंने ऐसे घुमाया, नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर, साउथ पोल पे पीछे, तो ये दोनों मिलके वापस अपनी जगह पे जाना चाह रहे हैं, वापस अपनी जगह पे जाना चाह रहा है ना। तो बेटा ऐसा इक्विलिब्रियम जिससे ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराए तो वो वापस इक्विलिब्रियम पे भागे, ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको अगर सिंपल वे में समझना हो तो ये यहाँ कटोरा है, यहाँ पे गेंद रख लो, इस गेंद को जैसे मान लो ये कोई कटोरा है, इसमें गेंद रख दिया, यहां से इसको डिस्प्लेस कराओ, तो डिस्प्लेस करा के जैसे ही छोड़ोगे ये वापस आएगा कि नहीं इधर? तो बेटा ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। मतलब जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आए, ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेबल। बेटा इधर भी डिस्प्लेस कराओगे इस ऑब्जेक्ट को तो वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेबल। कि मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये वापस वहीं आना चाहेगा, ऐसा इक्विलिब्रियम है तो उसको स्टेबल कहते हैं। वो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0। जब एम और बी के बीच में एंगल क्या हो? 0। इसी का उल्टा होता है ये वाला। बेटा कटोरा उल्टा कर दो, यहां पे धीरे से गेंद को रख दो, एकदम आराम से रख दो, तो बेटा अभी भी ये इक्विलिब्रियम में रुका रहेगा ये, लेकिन यहां पे अगर थोड़ा भी डिस्प्लेस कराओगे तो ये वापस अपनी जगह पे कभी नहीं आएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम लोग? अनस्टेबल। बेटा ऐसा तब होता है जब थीटा क्या हो? 180। समझ में आ रहा ना? तो आपको बस इतना याद रखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। समझे ना? स्टेबल थीटा 0 पे होता है और अनस्टेबल थीटा 180 पे होता है। ठीक है बेटा, कंडीशन, ठीक है ना? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। कोई दिक्कत? चलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा आगे हम चलें, इसमें गैल्वेनोमीटर पढ़ा जाए, उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, 1 2।
किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक। बच्चों ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड, ये तो गलत आ गया। बच्चे देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बताया था ना, बार बार एग्जाम में आएगा, तो आप इसको ऐसा वाला क्वेश्चन देखो दोबारा भी ये आया है। क्वेश्चन नंबर 61 करो। क्वेश्चन नंबर 61 बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 61 डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। 61 थोड़ा जूम करो। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। लेकिन सबका आंसर गलत आएगा। अरे करो गधा, करना ही नहीं। नहीं समझा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं है गधा हो क्या? आज जो दो फॉर्मूले लिखे उन्हीं पे तो है। m की वैल्यू पहले निकाल लो। अरे m की वैल्यू क्या होती है बच्चों? NIA होती है ना m की वैल्यू। तो बेटा सब कुछ दे रखा है, a दे रखा है, n दे रखा है, a और एरिया दे रखा है। एरिया को किस में बदलोगे? मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करोगे। किसकी? m की यूनिट मैं क्यों बताऊं? गधा कहेंगे। वो जानता है ना, वो ऐसे ही पूछ रहा था। बेटा पहले m निकाल लो, या तुम्हारी मर्जी, तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, मैं वो भी नहीं रोक रहा। गूगल कर ले हो गया। जल्दी करो बच्चों, जल्दी। आ गया? आर्यन आया, दीक्षा, नंदिनी, श्रुति, जल्दी करो बेटा। MB sin थीटा बताया है ना? करण जल्दी। अंडर रूट में नहीं आएगा बेटा। देखो इधर, बेटा टाउ इक्वल टू क्या होता है बताना? MB sin थीटा। बेटा अगर m को एक्सपैंड करना हो तो m को क्या लिख सकता हूं? NIA, तो NIAB sin थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। टॉर्क n की वैल्यू कितनी है? कहाँ है? 200। I की वैल्यू कितनी है? 5। A की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 10⁻⁻4। क्यों? सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद बेटा B कितना है? 0.2। साइन थीटा, थीटा कितना है? थीटा कितना है?
बेटा थीटा कितना है 60, थीटा 30 है, इसलिए तो बोला सबका गलत आएगा। बेटा देखो बोल रहा है प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो कॉयल का प्लेन है, जो कॉयल है, कॉयल का प्लेन कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो बेटा m जो होता है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो बेटा ये करंट का कॉयल का प्लेन है, m का डायरेक्शन कैसे आएगा, इससे 90 डिग्री पे आएगा। समझ में आ रहा है बेटा, m हमेशा प्लेन के 90 डिग्री पे होता है। समझ में आया ना। तो बेटा अगर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है तो जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना एंगल बनाएगा, वो 90 माइनस थीटा बनाएगा। ये सावधान रहना, ये गलती हमेशा होगी, ये याद रखना। प्लेन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्लेन। अगर बोलता मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री, डायरेक्ट पुट कर देता, लेकिन यहां क्या बोल रहा है, प्लेन। तो यहां एंगल कितना पड़ेगा बेटा, एंगल कितना पड़ेगा sin 30। अब कर लो सॉल्व, जो आ रहा है वो आंसर है। ये 10⁻⁻⁴, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 10 आएगा, ये 5 2 जा 10, 10 इंटू 0.2 यानी 2 इंटू sin 30, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 न्यूटन मीटर और जूल, 1 न्यूटन मीटर और जूल। बेटे समझ में आ रहा है, डायरेक्ट गलती मत करना, मतलब ध्यान देना इस बात को। बेटे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? दीक्षा, नंदिनी? यस सर, क्लियर है। ओके बेटा, चलो आगे देखते हैं। अगर कोई ढंग का क्वेश्चन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो आगे चलेंगे। ये मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सर्कल वाला डिराइवेशन है बेटा। जो सेंटर x डिस्टेंस पे निकालते हैं ना, μ0I इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये उसका डिराइवेशन है। ये इस वजह से इसमें आ गया क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन इसका था। ठीक है, एक और कर लो, 63। जल्दी करो, जल्दी, डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। बता रहा हूँ तुम लोग को। फोन दो। तुम कहाँ लिख रहे हो, लिख भी नहीं रहे गधा कहीं का। 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 3 बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा ना, टाइम पास मत करो, जल्दी हो जाएगा ना बेटा। NIA, अरे NIA हो जाएगा ना, नहीं करते। टॉर्क, टॉर्क के लिए क्या करोगे, NIA भी साइन थीटा या M भी साइन थीटा। M पहले निकाल चुके हो, B गिवन है, और बेटा साइन थीटा, तो थीटा क्या रखोगे आपकी बार 30, थीटा 30 ही पड़ेगा आपकी बार।
ये जो एक्सिस होती है ना सोलेनॉइड की जो एक्सिस होती है वो कॉइल से परपेंडिकुलर होती है, तो एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 30, तो आपके पास थीटा 30 ही पड़ेगा। थीटा 30, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है बच्चों, आगे चलो, चलो छोड़ो बेटा, कर लेना इसको, टाइम पास मत करो फालतू। कर लोगे? लिखो गैलोनोमीटर, लिखो बेटा गैलोनोमीटर। लिखो इसके बारे में। इट इज द डिवाइस, it is the device which is used to measure, it is the device which is used to measure the presence and direction of current. It is the device which is used to measure the presence and the direction of current. Used to measure the presence and direction of current. Used to measure the presence and direction of current. Used to measure the presence and direction of current. ठीक है, लिख लिया बेटा। इसका लिखो वर्किंग प्रिंसिपल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल, गैलोनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसमें लिखो एवरी करंट कैरिंग कॉयल experience a torque, carrying coil experience a torque inside the magnetic field. Experience a torque inside the magnetic field. Inside the magnetic field, ठीक है ना? ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसका वर्किंग कैसे होता है बच्चों? इसका वर्किंग कैसे होता है तो देखो, अब वो वर्किंग प्रिंसिपल था जिसके ऊपर ये बेस्ड होता है, अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? बेटा ये गैलोनोमीटर का टॉप व्यू बनाया गया है। सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर होता है, ठीक है। ये दोनों मैग्नेट हैं, आपको पता चल रहा है ना। ये सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर होता है, और ये जो होता है ये टोरोजन स्प्रिंग होता है। टोरोजन स्प्रिंग होता है, ठीक है। इसका साइड व्यू अगर बनाया जाएगा
ठीक है, ये इसका साइड व्यू है बेटा। ये सिलेंडर होता है, ये जो बीच में बनाया है उसका साइड व्यू है। इसके साइड साइड में ऐसे ये दोनों मैग्नेट होते हैं बेटा, इसके साइड साइड में ये दोनों मैग्नेट होते हैं। ये इसके साइड साइड में ऐसे सर्कुलर ये दोनों मैग्नेट होते हैं। समझ में आया ना? ये साइड साइड में ऐसे मैग्नेट, मतलब यहाँ पे ऐसे ये दोनों मैग्नेट है। इनको सीधा कर लोगे तो इस तरह से कर्व करके ये दोनों मैग्नेट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अब इसका मतलब समझो बेटा, ये कैसे काम करता है। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो देख रहे हो ना, ये जो कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये कॉइल है, जो कॉइल formed by insulated copper wire, insulated copper wire, insulated copper wire, insulated copper wire, ठीक है ना? ये कॉइल है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, एक बार में खत्म करना है इसको बेटा। देखो होगा क्या, टॉर्क लगने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों मैग्नेट ने क्रिएट कर दिया बेटा एक करंट कैरिंग कॉइल। तो देखो ये जो कॉइल है ना बेटा, इसका कनेक्शन रहता है, इसमें हम करंट दे सकते हैं। तो बेटा गैल्वेनोमीटर के अंदर जैसे ही करंट जाएगा, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है वोल्टमीटर की तरह, जैसे ही करंट जाएगा तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा। मतलब ऐसे ऐसे कॉइल है ये, तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा। तो बेटा जैसे ही करंट फ्लो करेगा, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो ये पॉइंटर ऊपर ऐसे पॉइंटर कनेक्टेड है, देखो यहाँ। तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, यहाँ मैग्नेट है, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा जो इस पूरे सिलेंडर को ऐसे घुमाएगा। और ये नीचे देखो, ये बियरिंग पे यहाँ पे कसा होगा, बियरिंग पे कसा होगा। तो ये सिलेंडर पूरा इस बियरिंग पे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो बेटा जब ये घूमेगा तो उसके साथ पॉइंटर भी घूमेगा। समझ में आया? तो बेटा जैसे ही करंट ऑन करोगे कॉइल के अंदर, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। क्यों लगेगा आपको पता है, ठीक है ना? करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है ना, तो जो कि इस पॉइंटर को क्या कराएगा, मूव कराएगा। ऐसे टॉर्क को हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। मतलब जो पॉइंटर को शुरू में मूव करा रहा है। समझ में आ रहा है? समझ लो, फिर एक ही बार लिखवाएंगे। तो बेटा पहला टॉर्क इसमें जो आता है, दो तरीके के टॉर्क होते हैं। तो पहला टॉर्क जो इसके अंदर आता है वो कौन सा टॉर्क होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो कि पॉइंटर को जीरो से मूव कराएगा। बेटा ये जीरो है, मान लो ऊपर रीडिंग है। अरे ऊपर आपको केवल वही तो नीडल ही तो दिखेगी, लेकिन खोल के अंदर देखोगे तो पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो ये नीडल मूव करेगा। लेकिन बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा भी करंट ऑन करोगे तो ये नीडल सीधा लास्ट में चला जाएगा। क्यों? उसको कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो बेटा टॉर्क लगा, सीधे घूम के लास्ट में पहुंच गया। लास्ट में पहुंच गया ना, तो आपकी कोई रीडिंग वगैरह नहीं आएगी, वो जब स्टार्ट होगा लास्ट में चला जाएगा। तो हमें क्या करना था, उसको रोकना था। कहीं ना कहीं हमें क्या करना था, उसको रोकना था। तो रोकने के लिए बेटा ऊपर एक स्प्रिंग लगा दिया, रोटेशनल स्प्रिंग। रोटेशनल स्प्रिंग इसको बोलते हैं टोरोजन स्प्रिंग। बचपन में चाबी वाली गाड़ी देखी है, जो चाबी भरते हैं, जो चलती है। तो चाबी भरते हैं तो आप फील करेंगे जितना आप चाबी भरेंगे उतना वो टाइट होता जाता है। ऐसा देखा है कि मतलब थोड़ा भरोगे कम टाइट होता है, थोड़ा और भरोगे ज्यादा टाइट होगा, और भरोगे ज्यादा टाइट होगा। तो बेटा वो उसके अंदर रोटेशनल स्प्रिंग होता है। फिर जैसे ही छोड़ोगे वो फिर रिलीज हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बच्चों वैसा ही स्प्रिंग ऊपर लगा देते हैं। अब ये स्प्रिंग क्या करेगा, जैसे इसको ये टॉर्क मूव कराएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको लोड होता जाएगा स्प्रिंग। अरे बात समझ रहा हो ना? चाबी घूमती जाएगी। तो ये बेटा स्प्रिंग क्या करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करेगा। जैसे देखो ये बैग है, ठीक है, देखो किसका बैग है ये? नहीं पता, लावारिस? अरे बम तो नहीं है इसके अंदर? हाँ
कल से लावारिस, हे भगवान, उन्होंने छोड़ दिया भाई साहब। कोई बात नहीं, देखो इधर बेटा, ये बैग है ना, इसको मैं ऐसे रोटेट कराऊं तो रोटेट कराने वाला टॉर्क मान लो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ध्यान से देखो, एक गधों, रोटेट कराने वाला टॉर्क कौन सा है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। तो मान लो मैं इसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा रहा हूं, तो ऊपर देखो, ऊपर ये घूमता जा रहा है ना, ऊपर ये घूमता जा रहा है, तो घूमता जा रहा है तो ये इसको अपोज करता जा रहा है। अब मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको घुमाने पे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मेरा फोर्स इसको ज्यादा नहीं घुमा पाएगा, इतने पर रुक जाएगा, तो यहां आपकी रीडिंग आ जाएगी। अपोज कर देगा तो वो उसको एक पॉइंट पे रोक देगा। अब जैसे ही करंट बंद होगा, पॉइंटर को वापस कहां पे आना चाहिए? जीरो पर। तो जैसे ही करंट बंद होगा, पॉइंटर जीरो पे। तो कौन जीरो पे लाया? ये वाला स्प्रिंग का जो टॉर्क है, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है। समझ में आया ना? तो बेटा एक बात समझ सकते हो कि दो तरीके का टॉर्क लगा। एक टॉर्क लगा जो इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, जो पॉइंटर को आगे ले जा रहा था, और एक पीछे उसके कंट्रोलिंग टॉर्क था। कंट्रोलिंग टॉर्क मतलब उस टॉर्क को लिमिट कर रहा था। अब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ये टॉर्क होगा। एक पॉइंट आने के बाद ये रुक जाएगा, ठीक है ना? फिर जैसे ही छोड़ोगे वापस इसको जीरो पे ले आएगा। तो इसके अंदर दो तरीके का टॉर्क होता है। समझ में आ रहा है इतना बात आपको? एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक होता है रीस्टोरिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है? देखो इधर ध्यान से। तो बेटा देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसके अंदर सबसे पहला टॉर्क कौन सा होता है बेटा? वर्किंग के अंदर ही लिख लेना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विच मूव द पॉइंटर इनिशियली, बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है जो पॉइंटर को इनिशियली मूव कराता है। और इसको बेटा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं टाउ डी से। तो जो टाउ डी होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा NIA, बेटा NIA समझ रहे हो ना, M इंटू B इंटू साइन 90 डिग्री। अब यहाँ 90 क्यों हुआ? तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर। बेटा मैग्नेट का स्ट्रक्चर आपने देखा था, मैग्नेट पूरा फ्लैट नहीं था, मैग्नेट का जो फेस थे वो फ्लैट नहीं थे, कर्व थे। तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेडियल स्ट्रक्चर। और सिलेंडर भी वैसा ही था, रेडियल, ताकि या तो एंगल बने ही ना, और जब एंगल बने तो बेटा कंपोनेंट निकलता है। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा, दो कंपोनेंट निकलता है, फिर कैलकुलेट करते हैं तो थीटा हमेशा 90 ही आता है, वो डिजाइन से आता है, ठीक है ना? तो रेडियल स्ट्रक्चर, तो बेटा बोल बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोलेनॉइड के अंदर रेडियल स्ट्रक्चर हम लोग क्यों लेते हैं मैग्नेट का? तो आप बताएंगे सो दैट टॉर्क कैन बी मैक्सिमाइज, जिससे हम टॉर्क को क्या कर सकें? बढ़ा सकें। तो टॉर्क थीटा 90 हो जाएगा। तो बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा NIAB के इक्वल, NIAB के। फिर बेटा एक दूसरा टॉर्क है, इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। बेटा दूसरा टॉर्क है रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना? रीस्टोरिंग टॉर्क। अब देखो बेटा, रीस्टोरिंग टॉर्क, अच्छा स्प्रिंग आपने पढ़ा है, स्प्रिंग क्या करता है? जैसे स्प्रिंग है बेटा, स्प्रिंग का ये लेंथ है, नेचुरल लेंथ, इससे अगर आप इसको x कंप्रेस करोगे, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये kx फोर्स लगाता है। जितना ज्यादा x होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। उसी तरह से बेटा ये वाला जो आपने पीछे स्प्रिंग देखा, ये ऐसा समझ लो सर्कुलर स्प्रिंग है। तो इसमें जितना ज्यादा एंगल घूमेगा उतना अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। मतलब अगर एंगल घुमाओगे क्लॉकवाइज तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे थे कि नहीं? अभी देख रहे थे एग्जांपल कि नहीं? मैं घुमा रहा था ऐसे तो टॉर्क उल्टा प्रोड्यूस कर रहा था, समझ रहे हो ना? तो हमेशा ये टॉर्क उल्टा प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है टाउ आर, जो इक्वल होता है वो सी थीटा के इक्वल होता है। सी क्या है? टोरोजन कांस्टेंट। बेटा सी क्या है? टोरोजन कांस्टेंट।
बेटा मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, अगर कोई मुझसे प्रॉपर वेक्टर कहेगा ना तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अगर प्रॉपर वेक्टर बात करोगे तो माइनस लगेगा। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो टाउ आर विल बी इक्वल टू सी थीटा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो बेटा क्लियर। अब एक बात बताओ, दोनों टॉर्क को ध्यान से देखो बेटा, ये वाला टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई के ऊपर। तो जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ज्यादा वो उसको घुमाएगा, उतना ज्यादा थीटा बनेगा, ठीक है ना। तो बेटा एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है इनका डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट कैसे समझ में आ रहा है आपको, बेटा चाबी ऐसे घुमाओगे तो टॉर्क उल्टा प्रोड्यूस होगा, समझ रहे हो ना। तो इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम बेटा दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। टाउ डी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ डी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ आर। बेटा इक्वेट कर दो, एन आई ए बी इज इक्वल्स टू सी थीटा, एन आई ए बी इक्वल टू सी थीटा। तो बेटा थीटा इक्वल टू कितना आएगा, एन ए बी अपॉन सी इंटू आई, एन ए बी अपॉन सी इंटू आई, एन ए बी अपॉन सी इंटू आई, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, एन ए बी अपॉन सी इंटू आई। देखो बेटा यानी ये पॉइंटर कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, जैसे जीरो से स्टार्ट हुआ ये पॉइंटर कहीं जाके रुकेगा, तो ये कहां जाके रुकेगा, जहां पे दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और बेटा जब इक्वल हो जाएंगे तो कुछ एंगल थीटा ये गया होगा ना, वो थीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई के ऊपर। मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा थीटा होगा, तो थीटा और आई के बीच में लीनियर रिलेशन है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अपने अंदाज से यहां स्केल बना देते हैं, ठीक है ना। बेटा तो हमारा डिवाइस फॉर्म हो गया, ये हमारा रहा। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट भी है 12th में, गैल्वेनोमीटर, तो इसके अंदर ये थियरी आपको काम आएगी, ठीक है ना। जो NAB/C है इसको हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कहते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर लिखो, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर में एक लाइन। बेटा ये समझ में आ रहा है ये कैसे वर्क हो रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, दो टॉर्क है, एक NIAB और एक C थीटा, दोनों को इक्वेट कर देना है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना आपको फील होना चाहिए कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये फील होना चाहिए। तो जिस पॉइंट पे दोनों रुकेंगे वहीं पे रीडिंग बनेगी। करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा पे रुकेगा, करंट कम होगा तो कम पे रुकेगा, तो हमारा डिवाइस फॉर्म हो गया। बेटा इसी के अंदर लिखो सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर लिखो, ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव, a galvanometer is said to be more sensitive, a galvanometer is said to be more sensitive, said a galvanometer is said to be more sensitive if it produce large deflection, if it produce large deflection for a smaller current, large deflection for a smaller current, large deflection for a smaller current। बेटा अगर छोटे से करंट में भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है ना बेटा, वो छोटे करंट को भी मेजर कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है।
बेटा छोटे करंट पे भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, ऐसा गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा सेंसिटिविटी का NAB/C। NAB/C, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द मेथड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, बता दोगे बेटा क्या मेथड होगा सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बढ़ाने का? तो इसमें देख लो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दो यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लो, या टोरोजन कांस्टेंट घटा दो। ये कॉमन सेंस से आंसर करना है, हर चीज डेफिनेशन में नहीं लिखवाया जाएगा। सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी? एन बढ़ाने पर, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न, एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ाने पे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करने पर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करने का मतलब बी बढ़ेगा, और बेटा टोरोजन कांस्टेंट घटाने पर सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा इसको करंट सेंसिटिविटी भी कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी, ये करंट सेंसिटिविटी भी कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? ये करंट सेंसिटिविटी कहलाता है। बच्चों एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये भी बता दे रहा हूं। इसको सेंसिटिविटी या करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। बेटा बाय डिफॉल्ट गैल्वेनोमीटर इज एन एमीमीटर। बेटा बाय डिफॉल्ट गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एमीटर होता है, जो कि बहुत स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है। गैल्वेनोमीटर एक एमीटर हो सकता है, लेकिन बहुत सॉफ्ट एमीटर होता है, बहुत छोटे करंट को मेजर कर पाता है। इसको यूज किया जा सकता है वोल्टेज भी मेजर करने के लिए। बेटा वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या करते हैं? तो यहां ध्यान से देखो बेटा, थीटा का फॉर्मूला वही है NAB/C इंटू आई, यहां पे आई था ना बेटा, I इंटू आर कर दो, R से मल्टीप्लाई कर दो, तो R से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो R से नीचे भी करोगे ना, तो I इंटू आर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा यहाँ थीटा इक्वल टू हो जाएगा NAB/RC। बेटा इसको हम बोलते हैं RC इंटू V। तो बेटा अब जो आया ये क्या कहलाता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। बेटा अब ये कहलाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? NAB/RC। इट इज योर वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो बोर्ड हमेशा पूछता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। V कैसे है बेटा? I इंटू आर। बेटा ये जो बीच में है ये सेंसिटिविटी है ना। अरे करंट सेंसिटिविटी, करंट और थीटा को छोड़ के जो बचा वो करंट सेंसिटिविटी, उसी तरह से V और थीटा को छोड़ के जो बचा वोल्टेज सेंसिटिविटी था। या समझ लो थीटा बाई V वोल्टेज सेंसिटिविटी था, थीटा बाई I करंट सेंसिटिविटी था। हो गया। एक क्वेश्चन बोलता है कि बेटा लिख लो क्वेश्चन, लिखो why the change in voltage sensitivity does not mean change। उल्टा हो गया, why the change in current sensitivity, उल्टा हो गया बेटा, why the change in current sensitivity do not mean the change in voltage sensitivity। Why the change in current sensitivity do not mean the change in voltage sensitivity। बेटा जब आप करंट सेंसिटिविटी में चेंज करें तो ऐसा क्यों जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी चेंज हो। मतलब एक कंडीशन आपसे पूछा है कि करंट सेंसिटिविटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है? दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देख के बताओ।
बेटा ये वोल्टेज सेंसिटिविटी ये है, करंट सेंसिटिविटी वो है। तो बोल रहा है कभी कभी करंट सेंसिटिविटी अगर हम बढ़ाएं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। तो कंडीशन बताओ ऐसा कब है। तो देखो बच्चों, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करता हूं, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करता हूं तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई। लेकिन बेटा जब मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ी। समझ में आया ना। तो बेटा एग्जांपल क्या है, व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस बट वोल्टेज सेंसिटिविटी मे नॉट इंक्रीज। तो बेटा n बढ़ाएंगे तो r भी तो बढ़ गया और दोनों मिलके कैंसिल आउट हो गए। वो बढ़ा नहीं लेकिन करंट सेंसिटिविटी बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये बोलेगा करंट सेंसिटिविटी बढ़ने पे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका रीजन यही है कि बेटा जब नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी पक्का बढ़ेगा, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में वी हैव डाउट, क्योंकि बेटा जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी फैक्टर बढ़ाओगे तो दोनों बढ़ेंगे। जैसे एरिया ऑफ लूप बढ़ाओ या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ तो दोनों के बढ़ने के चांस है, या टोरोजन कांस्टेंट घटाओ तो दोनों को बढ़ने का चांस है। समझ आ रहा है गैल्वेनोमीटर? किसी कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा इसमें एक और टॉर्क होता है, इसको बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क, लेकिन मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, हालांकि उसका जरूरत नहीं है। जैसे ही बेटा इक्विलिब्रियम अटेन होता है ना, ये पॉइंटर जाके वहां पे हिलने लगता है, एसएचएम करने लगता है, मतलब वो ऐसे एक पॉइंट पे रुकता नहीं है, हिलने लगता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए एक और टॉर्क होता है, उसको बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। वो आपको आगे पढ़ना है, मतलब हायर क्लासेस में, यहाँ नहीं। मतलब कॉलेजेस में आपको 3 टॉर्क पढ़ाएंगे, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग, लेकिन हम डैम्पिंग आपको अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? अब हमारा लास्ट टॉपिक, लेकिन बहुत ज्यादा हाई वेटेज का टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। बेटा आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं, 4 प्रैक्टिकल गैल्वेनोमीटर पे हैं, 4, ये बात याद रखना, जो प्रैक्टिकल बोर्ड में है 4 हैं गैल्वेनोमीटर पे, इसलिए गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। बहुत, गैल्वेनोमीटर से ही सब बनता है बेटा, ठीक है। जाइए आप लोग।